मैं लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूँगी, उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं और जैसे आइल्स है वो होता है, और मास्टर्स की डिग्री चाहिए होती है वो, और जो एप्लीकेशन है उसे कैसे फिल करना है, कौन-कौन से लिंक्स पे जाके आपने पूरी एप्लीकेशन फिल करनी है और कहाँ पे सबमिट करवानी है, और कितनी देर बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आइल्स आप कब तक सबमिट करवा सकते हैं, ये सारी डिटेल। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मुनीर राना पॉडकास्ट। मेरी पहली गेस्ट जिन्हें आई मेट थ्रू इंस्टा, और उन्होंने बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई मेरे जूम सेशन पे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे दाद के प्रोसेस के बारे में बता दें, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते थे कि यार हमने इंटर्न स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, और स्कॉलरशिप्स के अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, कब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और कौन कौन सी फील्ड है जिसमें हम लाइक दाद स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हम वो दाद में कैसे देख सकते हैं कि हमारी फील्ड के कोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ताहिरा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आने का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें अपने बारे में कि क्या सीन है। लाइक पाकिस्तान से बैठ के आपने अप्लाई किया दाद स्कॉलरशिप, और अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ही आप जर्मनी जा रहे हो। तो कैसी थी ये सारा जो प्रोसेस था? हेक्टिक था या क्या लाइक इजीली हो गया? अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूनिटी से मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बैचलर, मेरा यूनिटी से है, और मेरा मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में है ब्यास से। तो मेरा मास्टर्स 2020 में कंप्लीट हुआ है, तो मैंने ड्यूरिंग मास्टर्स भी अपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। हम्म। तो इसके लिए 31 अगस्त लास्ट डेट होती है आपके एप्लीकेशन सबमिट करवाने की। तो पूरा प्रोसीजर क्या क्या था, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताती हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कब रिक्वायर होते हैं। आपने क्या बताया, 30 अगस्त होती है लास्ट डेट अप्लाई करने की, या 31 अगस्त लास्ट डेट होती है इसकी। 31 अगस्त? ठीक तो ये विंटर सेमेस्टर के है लिए आप अप्लाई इस कर सकते हो, या समर भी होता है? लाइक अप्रैल में भी तो कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। नहीं, ये पीएचडी की एप्लीकेशन के लिए आपको एक ही डेट होती है। अच्छा, एक ही डेट। मीन्स के 31 में अप्लाई करना होता है, उसके आफ्टर 2 मंथ्स आपका इंटरव्यू होता है, और आफ्टर 4 मंथ्स आप बता देते हैं कि आपका जो है वो आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं। लाइक अभी हमें 10 मार्च को उन्होंने बताया कि आप सिलेक्टेड हैं, और 7 अप्रैल से हमारी ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट होंगी। फिर हमारा बल्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया 4 मंथ्स के लिए लैंग्वेज कोर्स के लिए, और वो हमारा सितंबर तक, फिर अक्टूबर से हमने जो है वो पीएचडी ज्वाइन कर लेना है। तेरा पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू। ये माशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिला। और मुझे लग रहा है वो होती हैं जो क्लास की बड़ी पढ़ाकू लड़कियां नहीं होती, जिन्हें सारे बच्चे कहते हैं कि यार ये क्या सीन है, जीपीए खराब करेगी हमारा। तो मुझे वो वाली वाइब्स आ रही। मेरा जीपीए नॉर्मल ही रहा है, मेरा 3.3 3.4 तक ही रहा है। ये नॉर्मल है एक्चुअली ना? ये नर्सिंग भी करती थी। ये अच्छा जीपीए 3.3। हाँ, आई थिंक आउट ऑफ 4 काउंट हो रहा है आपका। आउट ऑफ 4 3.3। स्टूडेंट्स के तो 3.8 3.9 तक भी होता है, लेकिन मैं नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट ही थी। अच्छा, ठीक है। जर्मन वो कोर्स की मैं बता रही थी कि कोर्स ड्यूरिंग कोर्स भी आपको 750 यूरोज मिलता है। मीन्स कि मेरी फंडिंग जो स्टार्ट हो जाएगी वो जून से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जून से सितंबर तक हमें जी जी, फ्री पहले हम मिल आराम जाएगा। से चलते हैं, पहले आराम से चलते हैं, पहले पूछते हैं। अब बहुत तेज जा रहे हो यार। पहले हम जाते हैं आपके बैचलर्स पे। आपने बैचलर्स का ग्रेड बताया 3.3, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूआईटी लाहौर से, राइट? जी। अच्छा, यूआईटी लाहौर से आपकी वो होगी, फिर मास्टर्स मास्टर्स प्यास से। और मास्टर्स में क्या जीपीए था, या क्या जीपीए रहा आपका? 3.45। 3.45। अभी आप कह रही है मैं बहुत एवरेज थी। ये बहुत ठीठे लोग आते हैं। अच्छा, थ्री एवरी डिस्टेंस में कि कभी 3.8 3.9 होता है। मेरी एक पब्लिकेशन है ड्यूरिंग मास्टर्स ही, मेरी पब्लिकेशन की पॉइंट कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन। नाइस। एक्चुअली मेरे कोलीग्स पे जिन्होंने साथ मेरे अप्लाई किया था उनकी 7 पब्लिकेशंस थी, और उनका जीपीए भी मेरे जितना था। तो वो आपकी लक की बात होती है कि आपकी सिलेक्शन हो जाती है। एक्चुअली आपकी ना जो रिसर्च प्रपोजल और आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया जर्मनी में, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपके उससे मैच कर रहा होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हमें ये भी होता है देखते हैं। दूसरा। दूसरा मेरे ख्याल से एक ये भी है कि लड़कियों के लिए ना वहाँ पे एक अलहदा से कोटा रखा होता है। तो लड़कों की लड़कियों का क्योंकि कंपटीशन। अभी 2 गर्ल्स लेफ्ट हुई हैं अभी तकरीबन
लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से 5 या 6 जर्मनी से ही हैं। लाइक आप ड्यूरिंग जर्मनी में आप पीएचडी कर रहे होते हैं तब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 5 स्टूडेंट्स वो हैं और 6-7 जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए, उसमें 2 गर्ल्स हैं। तो आई थिंक मेरा ड्यूरिंग मास्टर्स के फौरन बाद सिलेक्शन हो गई। ये भी एक ख्याल किया जाता है कि आपको 2 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, लेकिन लाइक मेरा नवंबर 2020 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ है तो मुझे उसके फौरन बाद ही पीएचडी में एडमिशन, ये स्कॉलरशिप मिल गई। तो ये आपको एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर नहीं होता। तो अभी हम स्टार्ट कर, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। रिक्वायर होते हैं सबसे पहले इसकी ना 31 अगस्त लास्ट डेट है, हर साल 31 अगस्त के मंथ में लास्ट डेट होती है। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वो जर्मन प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करना होता है कि आपके पास कॉन्सेंट लेटर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग जो है, ठीक है। कंसेंट लेटर मतलब कि जो प्रोफेसर है वो भी आपको कह रहे हैं कि एडमिशन लेटर चाहिए होता है, मींस आप जर्मन प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करते हो डिफाइंड यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करते हैं। तो उस लेटर की बेस पे आप दास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं तो आपको एक प्रपोजल बनाना पड़ता है, वो आपने अपने प्रोफेसर को भी देना होता है, वो ऑप्शनल होता है प्रोफेसर को देना, लेकिन आपने यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए सबमिट करवाना होता है। तो वो मैक्सिमम 10 पेजेस का होता है। लाइक हम ड्यूरिंग मास्टर्स आप जैसे रिसर्च प्रपोजल देते हैं, ऐसे पीएचडी के लिए 10 पेजेस मैक्सिमम होता है। उसमें आपका लिटरेचर रिव्यू हर चीज़ कवर होती है कि कैसे कैसे आपने 3 इयर्स या 4 इयर्स की पीएचडी है तो आपने कैसे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन। तो इसमें जो रिसर्च प्रपोजल में है आपने उस पीएचडी टॉपिक के ऊपर लिखना होता है कि क्या क्राइटेरिया करके आप पीएचडी कंप्लीट करोगे। जी जी अच्छा, जी अपने जी। मास्टर और ये के बारे में रिसर्च बताना होता है उसमें, लाइक मास्टर थीसिस में मैंने नहीं नहीं, किया था। अच्छा वो, हाँ ओके। ये जो रिसर्च प्रपोजल है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये डॉक्यूमेंट होता है। लाइक आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो मास्टर की थीसिस और पीएचडी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें आपने पीएचडी करनी उससे मैच होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने, जैसे मेरे कोलीग ने अप्लाई किया था, तो उसका जो मास्टर थीसिस था या फिर जो मास्टर डिग्री थी वो टोटली डिफरेंट थी, और जो उसका रिसर्च प्रपोजल उसने बनाया वो टोटली डिफरेंट टॉपिक पे था, तो उसकी सिलेक्शन मीन्स कि आप वो ये देखते हैं कि एक तो आपका रिसर्च प्रपोजल देखते हैं कि वो कैसा है, आपके मास्टर डिग्री से रिलेट कर रहा है या नहीं, और दूसरा ये देखते हैं कि जो रिसर्च प्रपोजल बनाया वो जर्मन की लैब या फिर जिस प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्ट करना है वो उस पर काम करवा सकते हैं कि नहीं। मीन्स लाइक मेरा कंप्यूटर विजन की फील्ड का था, तो वहाँ पे जो लैब्स हैं वो कंप्यूटर विजन की फील्ड से रिलेटेड ही हैं, तो वो ये चीज़ भी देखते हैं कि वहाँ पे आइदर मैचिंग है और आपके मास्टर से मैचिंग है, तो उस बेसिस पे ऐसा टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है कि जो दोनों से मैच कर रहा है, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, जो टेक्निकल पार्ट होता है वो इस रिसर्च प्रपोजल से आता है। लाइक मुझसे जर्नल उन्होंने इतना नहीं पूछा था जितना उसने रिसर्च प्रपोजल के बारे में पूछा था, और ये मास्टर से भी इतना नहीं पूछते, मास्टर थीसिस से या फिर इतना टेक्निकल उन चीज़ों से नहीं पूछते, ज़्यादा वो आपके रिसर्च प्रपोजल से पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एक छोटा सा सवाल था रिसर्च प्रपोजल के बारे में कि एक तो मुझे जर्मन प्रोफेसर कॉन्सेंट, क्योंकि मैंने जो लोग वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं जर्मनी में, मुझे जो पता था वो हो सकता है डिफरेंट हो दाँत वाले से, क्योंकि अक्सर लोगों ने दाँत के थ्रू अप्लाई नहीं किया होता। वहाँ पे उन्होंने करना होता है कि एक टॉपिक दिया होता है, गिवन टॉपिक होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो अप्लाई करते हैं, और उसमें रिसर्च प्रपोजल अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं मांगा होता, या अक्सर जो जो भी यूनिवर्सिटीज जिसने भी किया होता है ना, उसने आपका मास्टर थीसिस और मास्टर की जो आपने जो थीसिस किया होता है, जो मास्टर के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट मांगी होती है। और जब वो इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं एज अ पीएचडी का, जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी पीएचडी स्टार्ट किया है, तो जो मैं प्रोसेस से गुजरा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था मेरी मास्टर थीसिस के बारे में। उन्होंने कोई रिसर्च प्रपोजल मुझसे नहीं मांगा था, तो मैं ना ही मैंने लिखा था। उन्होंने मांगा था एक लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगा था कि आपकी क्या मोटिवेशन है इस पीएचडी को करने की, और आपने मास्टर थीसिस में अपना क्या क्या किया था। अब आप बता रहे हो कि एक रिसर्च प्रपोजल आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली लिखना होता है, जो कि आपने मैच करना होता है अपने मास्टर थीसिस से और जो उनका जो पीएचडी टॉपिक है उससे, राइट? अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम्म। इसलिए आपने जैसे आपके
कि आपने जर्मन प्रोफेसर से कांटेक्ट किया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रांसक्रिप्ट को लेते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं, इसी मैंने तरह मेरा भी मैंने मैंने हमारा प्रोफेसर से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया। लाइक वहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे होता है कि एक पॉलिसी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो एचआर के थ्रू जाते हैं। लाइक डायरेक्टली अगर आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हो तो डायरेक्टली प्रोफेसर रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता इतना कि हर एक डॉक्यूमेंट थोड़ी चेकआउट करें। तो यूएस में ये सीन है, मुझे पता है कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हो, लेकिन जर्मनी में मैंने इतना नहीं सुना कि आप डायरेक्टली प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हो और प्रोफेसर आपको रिप्लाई कर रहे हैं। या अगर है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन है कि आप कर सकते हो ऐसा। ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो दास प्रपोजल है ना, ये आपके प्रोफेसर की डिमांड नहीं होती, ये आपके दास स्कॉलरशिप की डिमांड होती है। आपको एडमिशन मिल गया है, जैसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं दास स्कॉलरशिप के लिए। आपको एडमिशन मिल गया है, आपको लेटर मिल गया है, एडमिशन लेटर, तो आपने अपने प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करना है कि ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है, तो मैं ये दास एप्लीकेशन के लिए सबमिट करवा रहा हूँ। अगर आप अपने प्रोफेसर से को नहीं भी बताते ना रिसर्च प्रपोजल के बारे में कंप्लीट, तो जो आपका टॉपिक है, आपका पीएचडी टॉपिक है, उस पर आप रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 पेजेस का आपका फर्स्ट प्रपोजल है, ये आपने दार एप्लीकेशन के लिए सबमिट कराना। हाँ, सही सही सही। तो ये आपने खुद लिखा था? लाइक अभी आपके पास, जी जी खुद ही मैं अपना बताती हूँ। अभी आपके पास एडमिशन लेटर है, तो आप भी दास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मेरे साथ जो है वो 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे पीएचडी के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो उन्होंने दास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो उनको भी मिल गया। ओके। आपने रिसर्च बाद भी लिख सकते हैं। अक्सर ठीक है, अक्सर यहाँ पे ये भी होता है कि पीएचडी पोजीशंस ऑलरेडी फंडेड होती हैं। फंडेड इन अ सेंस के 50%, 65% कुछ होती है, 100% वो फंडिंग उन्हें मिल रही होती है। क्योंकि जो जर्मनी में सिस्टम है वो ये है कि अगर आप पीएचडी करते जी हो तो मुझे भी। किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो उनकी अपनी फंडिंग होती है। उनकी फंडिंग आ रही होती है थ्रू पब्लिक, एक फंडिंग होती है, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फंड करते हैं। तो उसमें आई एम नॉट श्योर कि आपको ऑलरेडी 2,000 या 2,500 यूरो मिल रहा है, आ, तो आप दाद के लिए क्वालिफाई होगे कि नहीं होगे, क्योंकि दाद तो उन लोगों को देता है ना जिन्हें फंड। नहीं, हाँ, फिर नहीं होगे। फिर नहीं होगा। मैं भी आपको बताती हूँ, मुझे 2 फंडिंग्स मिली थी। अगर मुझे दास स्कॉलरशिप ना मिलता तो मुझे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से डीएफटीआई की फंडिंग मिली थी, वो इंडस्ट्रियल फंडिंग थी, मींस उनका इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट पे मुझे फंडिंग मिली थी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे मैं दास स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कर लूँ या फिर डीएफटीआई की फंडिंग को सिलेक्ट कर लूँ। हाँ तो तो अगर आपको कहीं और से फंडिंग, तो फिर आप दास एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये इसकी एप्लीकेशन में मेंशन होता है कि आप कहीं और से तो फंडिंग नहीं ले रहे, तो ये ऑलरेडी आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गुड सीन। और कर तो ये सकते हैं। ठीक है, तो मंथली आपको कितना पे कर रहे होते हैं दाद वाले, कितनी? 1200 यूरो। 1,200 यूरोस। ड्यूरिंग जो आपका ऑनलाइन कोर्स होगा, जैसे हमारा ये जून से स्टार्ट होगा, तो उसमें 750 यूरोस हम पे कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है अक्टूबर से हमें 1200 यूरोस। तो इसमें डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, लाइक अगर आप मैरिड हैं तो आपको 1600 यूरोस मिलेंगे, 400 यूरोस एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं अगर आप मैरिड हैं। हाँ, क्योंकि वो होता है ना, वो टैक्स कैटेगरी डिफरेंट होती है। अगर आप मैरिड होते हो तो हाँ, स्पाउस को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। लाइक अभी एप्लीकेशन हमारी वीजा के प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं, तो आप ड्यूरिंग इसी वीजा के प्रोसेस के दौरान ही अपने जो स्पाउस है उसका वीजा भी सबमिट करवा सकते हैं, अपने चिल्ड्रन का भी पासपोर्ट भी सबमिट करवा सकते हैं, स्पाउस का पासपोर्ट भी सबमिट करवा सकते हैं, और अपने चिल्ड्रन का भी सबमिट करवा सकते हैं। तो वो अक्टूबर से उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके साथ ही जा सकते हैं अगर वो पाकिस्तान में। ओके, ओके, गुड। चलें अगले स्टेप पे चलते हैं। दाद एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट खोलेंगे? ये तो आप या आपने दाद पे अकाउंट बनाया होगा, है ना? इंटरनेट का इतना स्लो है। कोई नहीं, खैर। मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, फर्स्टली यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास दाद एप्लीकेशन फॉर्म का है। आपने दाद तो डी की पोर्टल पे जाना है, तो उस पर अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपने अपना लॉगिन हो वो करके तो अकाउंट बना लिया। तो यहाँ पे 2 तरह की फंडिंग होती है, एक प्रोजेक्ट की फंडिंग होती है, एक पर्सनल फंडिंग होती है। तो हमने जो है अपने पीएचडी के लिए पर्सनल फंडिंग लेनी है, तो हमने पर्सनल फंडिंग के ऑप्शन पे जाना है।
ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन, अभी आपने कोई एप्लीकेशन नहीं की हुई, तो आपने जो है एप्लीकेशंस के ऑप्शन पे जाना है फर्स्टली। तो यहाँ पे डिफरेंट फंडिंग्स के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है पीएचडी का। चीजें जब आप खुद ही कर रहे थे तब किसी ने बताई थी या लाइक खुद ही सर पाँव मारा था? यूट्यूब की वीडियोस से ही और कुछ। नाइस। है कौन कौन सा दिखा रहा था? मैंने तो वीडियो बनाई नहीं थी उसमें। नहीं नहीं, आपके वीडियो से बहुत से लाइक इंडिया के काफी हैं और डिफरेंट पे आपको पता चल जाता है। आप एक वीडियो तो नहीं देखते, देखते रहते हैं तो आपको पता चल ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने आना है डॉक्टर स्टडीज इन जर्मनी। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप जो है वो नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे 21 में आपने करना है कंट्री ऑफ रेजिडेंसी, हमारे पास पाकिस्तान है तो वो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक डॉक्टरल कैंडिडेट है और एक यहाँ पे डॉक्टर, अब यहाँ पे ग्रेजुएट का ऑप्शन आ रहा है। मेरी दफा जो एक या 2 मंथ बाद ना आपको ऑप्शन आएगा डॉक्टर कैंडिडेट, यहाँ पे डॉक्टरेट। अगर तो आपने फंडिंग के लिए अप्लाई करना है स्टार्ट ऑफ द पीएचडी, तो आप डॉक्टर कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका फर्स्ट ईयर है या फिर सेकंड ईयर है पीएचडी का, आप जर्मनी में है तो आप डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये करके ना आपने सारे नेक्स्ट करते जाना, सारी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपके पास जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा लाइक दिस वन। ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 21 to 22 था और डॉक्टर कैंडिडेट था, वो सारा एप्लीकेशन, इसमें आपकी सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर हर चीज़ ऐड कर देनी है, जितनी आपने इंटर्नशिप्स की हैं वो सारा डाटा इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोसेस है वो आपकी सीवी का है। इसमें आपने वो बैचलर, इसमें आपने डॉक्टरेट कैंडिडेट क्यों चूज किया था? क्योंकि आपका तो फर्स्ट ईयर है ना, आप अभी जा रहे हो पहले, तो ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए था? अगर जी जी, अगर आप नहीं नहीं, अगर आपकी फंडिंग स्टार्ट हो रही है, आप किसी और आप जर्मनी में नहीं है और इनिशियल फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने डॉक्टरल कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। और अगर आपने पीएचडी स्टार्ट कर ली है और आप जर्मनी में हैं, तो फिर आपने डॉक्टर सेलेक्ट करना है। मींस कि आपने ड्यूरिंग पीएचडी जो है आपको फंडिंग चाहिए। ओके ओके। और फोर्थ है आपकी CV, और इसके बाद आपकी होती है बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे मेरे पास जो है वो ना मास्टर की डिग्री थी ना ट्रांसक्रिप्ट थी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो फिर आप अपने मास्टर के सेकंड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मेरा भी थीसिस सबमिट नहीं हुआ था तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और टू रेफरेंस लेटर आपने कैसे जनरेट करना है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे, रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपने जो है अपने जो रेफरी है उसका सारा डाटा देना है। डाटा देने के बाद आपने जो है वो जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ना, तो आपके पास रेफरेंस लेटर क्रिएट हो जाएगा। आपने 2 रेफरेंस लेटर क्रिएट करने हैं। ठीक है, उसके अंदर आप रेफरेंस लेटर क्रिएट करेंगे ना तो डिफरेंट 3 या 4 पेजेस का होता है। आपने सारा डाटा उसके अंदर प्रिंट करवा लेना है, सारा डाटा उसके अंदर फिल करना है और अपने प्रोफेसर से करवा लेना है। ठीक है, तो आपने अपने प्रोफेसर से करवाना है ना, उसे सील्ड इनवेलप में लेना है, स्टैम्प लगवा के और उसकी इनवेलप पे साइन करवा के
तो आपने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट नहीं करवाना है। ये जो होता है आपने यहाँ पे इस्लामाबाद सेंड करना होता है अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जर्मनी में सेंड करना होता है। डायरेक्टली क्योंकि भी। ये कोरोना की सिचुएशन थी, तो इसलिए उन्होंने हमें कहा था कि आपने जर्मनी ही डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, अपने कंट्री में जो है कैपिटल सिटी वहाँ पे नहीं सेंड करने। तो हमने जर्मनी सेंड किए थे। और हर साल ये जो है एड्रेस चेंज होता है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि आपने रेफरेंस लेटर कहाँ सेंड करने हैं, तो आप इस एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, वो फौरन ही अप्लाई करते हैं। क्योंकि पिछले साल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस्लामाबाद सेंड किए थे, हमने जो है वो जर्मनी सेंड किए थे डॉक्यूमेंट्स। वो एड्रेस साल चेंज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि काफ़ी जगह पे ये मेंशन होता है कि आप जो है 2 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो हर फील्ड पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आपकी आर्ट्स है, कोई और फील्ड है ना, तो उसके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा। अगर आपको टेक्निकल फील्ड है तो उसके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर होता। और मोस्टली जितने भी मेरे साथ भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर होता। आप ड्यूरिंग मास्टर डिग्री यहाँ पे जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स आप जो है वो दास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यार ये बहुत काम की बात नेक्स्ट बताइए जो आपने। ये वाली बहुत काम की बात है, क्योंकि मोस्ट लोगों को नहीं पता होता कि वो बस रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस, उसके बाद छोड़ देते हैं कि हमारे पास है नहीं। तो ये तो बड़ी, आई थिंक जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं वो डायरेक्टली बस अप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे याद है मैं भी दाद स्कॉलरशिप को ये अप्लाई करने से थोड़ा घबराता था। लाइक कि इन्होंने 2-3 साल का जॉब एक्सपीरियंस मांगा हो, तो मैंने इसी चक्कर में अप्लाई नहीं किया। मुझे भी पहले यही लग रहा था कि 2 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर है, लेकिन मैंने मेल की और उनसे पूछा था इस्लामाबाद, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ये बेटर है, आपके पास रिसर्च पेपर्स हो तो ये बेटर है, लेकिन इसकी कंडीशन नहीं है दाद के लिए कि आपके पास 2 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस होगा तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आता है, अब हमारी जो डेट है सबमिशन की वो 31 है। तो आपके लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि आप 31 अगस्त तक आपके पास आइल्स हो। हम्म। लाइक मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी थी। एप्लीकेशन के 2 मंथ्स बाद आपका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू के भी 2 मंथ बाद उन्होंने आइल्स सबमिट करवाया था। मीन्स के एप्लीकेशन सबमिट करवाने के 4 मंथ्स तक आप जो है वो आइल्स का रिजल्ट जो है सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। ओके। आइल्स इसकी रिक्वायर्ड है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन के टाइम ही सबमिट करवाएं। आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, मेरी सिलेक्शन हो सकती है, तब भी आप दे सकते हैं। तो हमारी जो ऐसा एप्लीकेशन की ऐसा हो सकता है कि आप आइल्स ना दो और उन्हें दिखा दो कि मेरी पढ़ाई सारी इंग्लिश में थी। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं ये हो। ये आइस रिक्वायर्ड कंपल्सरी है, हम्म। लेकिन के बाद में सबमिट करवा सकती है। हमारा जो था एप्लीकेशन की डेट थी वो अगस्त के मंथ की थी, और उसके बाद नवंबर में हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो अब दिसंबर के एंड तक भी अपना जो आइस सबमिट करवा सकती है। मीन्स कि आपके पास 4 मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स में आप आइस सबमिट करवा सकते हैं। नाइस। नाइस। चलें ये स्क्रीन शेयर ठीक है। करना स्टॉप कर दें बेशक आप, अगर ये काम हो गया तो, या कुछ चलिए ठीक है, फिर इसलिए कंप्लीट हो गया, स्टॉप कर देती हूँ। रेट। अच्छा, ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए मेरा ख्याल है जिन्होंने दाद के लिए अप्लाई करना है। ये दाद स्कॉलरशिप आपको मास्टर्स के लिए भी मिल सकता है, तो आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करने का सोचा था कि बैचलर्स के बाद मैं डायरेक्टली दाद अप्लाई करके मास्टर्स के लिए जाऊँ बाहर? मुझे मास्टर्स के लिए पाकिस्तान में स्कॉलरशिप मिल गया था। लाइक हम्म। प्यास में मुझे 10 लाख का स्कॉलरशिप मिला था। तो फिर वैसे मैंने बैचलर के बाद जर्मनी के लिए अप्लाई किया था, हम्म। लेकिन मुझे फिर ये भी स्कॉलरशिप मिला, तो फिर मैंने अपनी पीएचडी के लिए सोचा कि मैं पीएचडी के लिए बार अप्लाई करूँगी। माशाल्लाह। अच्छा। और अम, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि फंडिंग की, तो मुझे 2 फंडिंग्स ऑफर हुई थी, एक दास स्कॉलरशिप की और एक जो है आपके पास इंडस्ट्रियल फंडिंग होती है, तो डीएफकेआई की। लेकिन वो 1 ईयर की थी, इसलिए मैंने उसे स्किप किया कि ये 3 इयर्स की मैक्सिमम आपको ना 1 ईयर के लिए, पहले आपको 1 ईयर के लिए दास स्कॉलरशिप मिलता है। लाइक अभी हमें उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, तो वो 1 साल के लिए हमें स्कॉलरशिप देंगे। हम्म। उसके बाद हमें एवेलुएट करेंगे और हमारे प्रोफेसर से वो जैसे होता है ना कि प्रोग्रेस लेटर, वो हम्म। हमें दोबारा सबमिट करवाना होगा, नेक्स्ट ईयर की फंडिंग मिलेगी। इस तरह 3 साल की तो हमें स्मूथली मिल जाती है इजीली, लेकिन लास्ट ईयर जो 4th ईयर होता है उसमें आपको पूरा अपना प्रपोजल और वो सब कुछ दोबारा सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये मैक्सिमम आपको दाद की 4 इयर्स की फंडिंग मिलती है। ओके, 4 इयर्स की फंडिंग होती है, और ये कांस्टेंट रहती है, ग्रेजुअली इंक्रीज आता है लाइक विद एवरी पासिंग ईयर?
कुछ इंक्रीमेंट होता है या सेम रहता है? नहीं नहीं, कॉन्स्टेंट ही रहती है। अच्छा, कॉन्स्टेंट। 1200 यूरोज आप। 1200 euros पर इसमें आपकी मंथ। इंश्योरेंस इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस कवर होती है। अगर आप जो है अपनी फैमिली को साथ में जाते हैं तो आपको 400 एक्स्ट्रा मिलते हैं। और मीन्स कि रिसर्च ग्रांट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपको मैक्सिमम ना 1600-1700 यूरो इतना मिल रहा होता है दाद से। ठीक है, तो आपने किस फील्ड में अप्लाई किया है? फील्ड हमने पूछी नहीं आपसे, किस टॉपिक के लिए या किस apply किया? मेरा टॉपिक है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस। मेरा बैचलर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है और मेरा मास्टर्स जो है कंप्यूटर में है और मेरी पीएचडी भी कंप्यूटर साइंस में होगी। ओके, तो आपने टू इलेक्ट्रिकल के बाद फिर कंप्यूटर साइंस को शिफ्ट मार लिया? नहीं, इलेक्ट्रिकल में मेरा मेजर कंप्यूटर साइंस था। तो लाइक इलेक्ट्रिकल, अच्छा इलेक्ट्रिकल फील्ड में तीन ऑप्शंस होते हैं। आप कंप्यूटर में भी जा सकते हैं, पावर में भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं। तो भाई, मेरी इलेक्ट्रिकल में नष्ट वाली थी। कोई ऑप्शन ही देते, यूटी ने काफी फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। हमारे नहीं था ये। अभी आपने भी पीएचडी स्टार्ट कर दिया, मींस आप तो जॉब नहीं आपने स्टार्ट की थी 3 इयर्स तक? मैंने की थी, मैं 2 साल जॉब की है, उसके बाद फिर अभी पीएचडी का प्लान कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहा हूँ, अगर दिल ना तो लगे। आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, मेरा पीएचडी बेटर है जो? पीएचडी बेटर है, जॉब बेटर है, एंटायरली आप पे है। अगर आपको रिसर्च का शौक है तो आप पीएचडी करो। अगर पीएचडी से ये है कि आप अपना एंड गोल देखो ना, कि आपका एंड गोल क्या है। अगर तो आपने इंडस्ट्री में रहना है तो आई वुड से कि मास्टर्स इज गुड इनफ। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल जॉब्स की तरफ अप्लाई करो। अगर आपका रिसर्च वाली साइड पे जाने का सीन है कि जी मैंने वो कहते हैं ना, किसी लोगों को शौक होता है रिसर्च का, कि अपन लैब में काम करने का, फिर पब्लिक पेपर पढ़ने का, रीडिंग का, और फिर कुछ मैंने खुद से कुछ कुछ करना है। मैंने कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, साइंस में कंट्रीब्यूट करना है। तो वो एक आपका पैशन होता है। फिर वो अगर आप में है तो मेरा ख्याल है फिर पीएचडी इज अ गुड ऑप्शन। बट इफ यू वांट कि जी मैंने पैसे कमाने हैं मास्टर्स के बाद, तो पैसे तो इंडस्ट्री में है। पैसे आपको पीएचडी में उतने नहीं मिलेंगे, या एजुकेशन सेक्टर में उतने नहीं मिलेंगे आपको। उससे 4,000 यूरो या 3,000 यूरो आप पर मंथ कमा लेते हो, लेकिन यहाँ पे फंडिंग भी आप मैक्सिमम 2,000 हाँ, लेकिन वो देखो ना, अब मास्टर्स वाले 27-28 हंड्रेड यूरोज कमा रहे हैं, तो उनका मास्टर्स है, उनकी पीएचडी नहीं है। बैचलर्स वाले वहाँ पे 2200 नेटो कमा रहे हैं। तो अगर आप पढ़ाई के लिहाज से देखो, या वो देखो कि आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है मास्टर लेवल वालों से भी, बैचलर्स लेवल वालों से भी, लेकिन टर्म्स ऑफ मनी यू आर अर्निंग लेस देन अ बैचलर्स, यू आर अर्निंग लेस देन अ मास्टर्स। तो पीएचडी मोस्टली लोग, मैं हमेशा, जब मुझे लगता है ना, हम देसी क्यों करते हैं कि एक तो हमने बाहर रहना होता है, दूसरा हमने निकलना होता है पाकिस्तान से। तो हाँ, लाइक बहुत शौक है मुझे रिसर्च का। अगर शौक ना भी हो तो, लेकिन वहाँ पे मैंने भी इसलिए मैंने हाँ, आफ्टर बैचलर ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन मेरा ये था कि ब्लॉक अमाउंट की वजह से मैं नहीं आ सकी थी। तो मुझे यहाँ पे प्यास में अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मेरी प्यास फीस फ्री थी प्यास यहाँ। गुड ऑप्शन। प्यास वाले तो मेरे ख्याल है आपको बाद में जॉब लगवा के भी देते हैं, कुछ होता है उनका ऐसा नहीं सीन। नहीं, मेरे साथ ये हुआ था कि आप कंप्यूटर साइंस वालों को वो नहीं हायर करते, इलेक्ट्रिकल पावर वालों को हायर करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस वालों को वो हायर नहीं करते। ओके ओके। क्योंकि जब मैंने इतना उसका आइडिया नहीं था, मुझे था कि शायद वो फेलोशिप दे रहे हैं, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो प्रैक्टिकल पावर वालों को फेलोशिप देंगे, कंप्यूटर वालों की। हमारा वही प्रोसीजर था सारा कि हमारी फीस फ्री थी और हमें मंथली 25,000 मिलता था, हम्म। लेकिन जॉब नहीं के बाद। तो फिर मैंने ड्यूरिंग मास्टर्स ही यहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। ओके, नाइस। तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं, बच्चे कहाँ जा रहे हो, हालो रोटियां पकाओ जाके, क्या सीन है? किधर नहीं, भाग रहे हो? मेरी फैमिली में एजुकेशन में पेरेंट्स भी टीचर ही हैं, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा, नाइस नाइस। तो आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया खुद को कि मैं जा रही हूँ, लाइक आई एम गोना मूव आउट इनटू अ न्यू वर्ल्ड? जी, जहाँ तो अभी बस मुझे तो पिछले 2 साल से मैं इसी तैयारी में थी कि चले जाएं जाएं, क्योंकि मेरा टर्की में एक हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं छोड़ के जा रही थी, लेकिन पता नहीं वो कुछ वो प्रोफेसर के साथ नहीं थी, इतनी फंडिंग नहीं थी, क्योंकि टर्की में आपको पता है फंडिंग नहीं आपको मिल रही होती। तो हम्म। फिर मैं नहीं गई। तो इस दफा भी ये कोरोना की वजह से हमारा अक्टूबर हुआ है, लेकिन आप जस्ट आफ्टर मार्च ही जा सकते हैं। मीन्स कि अगर कोरोना ना होता तो अभी हमारा जो लैंग्वेज कोर्स है वो बर्लिन में होता है, वो तो बर्लिन। कोरोना की वजह से।
अक्टूबर तक वेट कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे लगता है शायद वहाँ पे हेल्प आउट करें आपको। रोटी पकाना सीख जाना वहाँ पे काम जी आएगी। जी, खाना तो मैं खुद ही, ऑब्वियसली खाना तो खुद ही बनाती हूँ मैं यहाँ पे भी, तो फिर खुद आपको बहुत ज़्यादा बनाती मसला हूँ। ज़्यादा मसला शायद ना आए, क्योंकि हम लड़कों को ये मसला रहता है यार, खाने का क्या सीन है। मैं तो पहले 1 साल मैंने ब्रेड न्यूटेला खाया था सुबह नाश्ते में, और बाद में नूडल्स मुझे नहीं होती 2 मिनट कुक नूडल्स। तो हम बहुत आलसी लोग हैं, तो हमारा खाने का सीन बैड रहता है थोड़ा। दूसरा वहाँ नहीं पे हम, मेरा जो है, क्योंकि अभी 1 साल हो गया यहाँ कोरोना की वजह से, तो घर में ही होते हैं, तो आपने काम खुद ही करना होता है, तो वो उतना मुझे इसका इशू नहीं है। ये अच्छा है ना, आप ट्रेन होके जा रहे हो। और जर्मन लैंग्वेज का क्या सीन है, थोड़ा बहुत सीखा है किया? जी, यहाँ तक वो B2 लेवल तक करवाएंगे, अभी तो मैं खुद ही कर रही हूँ। 7 अप्रैल से हमारा ऑनलाइन का वो ट्यूटर हमें प्रोवाइड करेंगे, 2 मंथ्स तक। आप जितने अक्टूबर तक लेना चाहते हैं ट्यूटर, तो वो कर सकते हैं। और साथ में हमारा बर्लिन में एडमिशन हुआ है, जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑनलाइन, तो 4 मंथ्स का वो है। तो जब हम्म। तक हमारा उन्होंने कहा आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको B2 लेवल हो जाएगा लैंग्वेज का। तो इंशाल्लाह भी मैंने खुद से भी स्टार्ट किया है। आपने A1 A2 तक कर लिया होगा या कुछ ज्यादा? नहीं नहीं, अभी तो मैंने खुद से यूट्यूब वीडियो से ही स्टार्ट किया है, लेकिन वो 7 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होगा। A1.1 स्टार्ट होगा, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेवल अप होगा। PhD मीन्स के वो कब स्टार्ट होगी, अक्टूबर में अक्टूबर में स्टार्ट होगी। स्टार्ट होगी? अच्छा, उससे पहले फिर आप जर्मन सीखोगे, जो भी सीन चल रहा है सिनेरियो। जी जी, इनके अक्टूबर तक वो हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी। ओके। इनके सितंबर हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी, तो B2 लेवल तक वो हम करवाएंगे। तो खुद ही अभी स्टार्ट किया है लैंग्वेज का, तो फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा नाइस। हाँ, लेकिन ये बात है कि अभी तो हमें अमाउंट नहीं मिलेगी, लेकिन वो ड्यूरिंग जो लैंग्वेज कोर्स है वो तभी आप प्रोवाइड करें। लाइक अभी हमें वो प्रोवाइड करेंगे €750 लैंग्वेज कोर्स के लिए। तो ये भी अच्छी बात है। हाँ मेरे ख्याल में काफी अच्छी अमाउंट है ये भी, कि आप आपको। हाँ, ये भी अच्छी बात है। पाकिस्तान में रहते हुए तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन ये अभी नहीं हमें मिलेगा। अक्टूबर में जब हम आएंगे, हमारा जर्मन अकाउंट होगा, तो तभी हमें वो मिल सकते हैं। हाँ, जर्मन अकाउंट मेरा दे दें, खैर है। मैंने दे दिया। आपका दे देते हैं। मेरा तो बना हुआ है ना। चलते ये मजाक था। अच्छा ठीक है, डन हो गया। बाकी एक और चीज थी, क्या कहते हैं उसमें, एक और स्कॉलरशिप भी शायद आपने अप्लाई किया हो या सुना हो, मैरी क्यूरी के नाम से। उसकी अभी काफ़ी अच्छी आप पे है, लाइक वो 22,000 2200 या 2500 ऑफर करते हैं। तो उस तरफ भी शायद आपने किया हो या कुछ, या नहीं? नहीं नहीं, वो जो मेरे कोलीग हैं उनको मेरी क्यूरी स्कॉलरशिप मिला है, तो मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी कि आपने उनका इंटरव्यू लेना है। तो उनके पास दो ऑप्शन हैं, या फिर वो मेरी क्यूरी कर लें, या फिर जो है वो दास स्कॉलरशिप कर लें। वो उसका वो पूछ रहे थे ग्रुप में कि अगर मेरे पास, मैं किस तरफ जाऊँ, तो मैं उससे आपको पता करके बताऊंगी कि शायद उन्होंने उनको सारा प्रोसीजर बताऊँ मेरी क्यूरी का, चलें। क्योंकि उसमें ज़्यादा चलें, अगर वो हाँ करते हैं तो मैं उनसे भी ले लूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल चलें, ठीक में है, मैं आपको बता। मेरी क्यूरी पे भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के, और काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है वो भी। ठीक है। क्योंकि एक जो है वो नर्स के ही हैं यहाँ पे जो मेरे साथ हैं, उनका 5 इयर्स का यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस है, तो अब उन्होंने PhD के लिए अप्लाई किया। तो शायद आपके बैच में 2014 में, लेकिन वो मैकेनिकल के हैं, ओके। मैकेनिकल इंजीनियर। मैं 15 का ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा ख्याल है अच्छा, एक साल सीनियर है मेरे से। आप आपने कब बैचलर्स कब कंप्लीट किया था आपने? मैंने 2018 में कंप्लीट किया था। है ओ भाई क्या चल रहा है, 2018 में बैचलर्स किया, 2020 में मास्टर्स हो गया, एंड नाउ लाइक माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए फिर तो आप बहुत स्पीडों में जा रहे हैं, क्या कोई जल्दी है, आराम से कुछ चिल करें लाइफ में थोड़ा। नहीं, ये एक्चुअली हमारा, आपका तो जो मास्टर्स है वो लेट हुआ है ना, हमारा मेरा स्कॉलरशिप पे थी, तो उन्होंने टाइम पे ही खत्म करना था। लाइक वो हमें पे कर रहे थे, वो तो कर सकते हैं। तो मेरा मास्टर अभी नवंबर में कंप्लीट हुआ है। ओके नाइस नाइस। हमें तो आपको पता है कि 2 इयर्स में मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है आपका। चलता रहे। दूसरा कल्चर शॉक्स भी होते हैं आपको, भाई ये क्या हो रहा है, 6 महीने तो एडजस्ट होते हुए बंदा लग जाता है। तो जी जी। ये वाली चीज़। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली अबाउट द स्कॉलरशिप्स। होगी है ना, या कुछ रह गया? नहीं नहीं, बस हाँ, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच आपका कि आप आए और इतनी अच्छी आपने चीजें बताई, मच। थैंक यू सो मच। और अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।